हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पावर सीरीज सॉल्यूशन है। इसकी हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब तक के क्लास में हमने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहता था, करेक्ट। एंड इवन हमने कॉशीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है जिसमें उनके जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं। नॉट नेसेसरीली ये हमारा कांस्टेंट ही कोएफिशिएंट रहेगा, ओके। तो उस केस में हम लोग उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिनके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट नहीं रहते हैं, तो हम लोगों ने जो अभी तक के मेथड्स को पढ़कर रखा हुआ है उनको यूज करके हम लोग उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस मेथड को सॉल्व करके हम लोग आंसर नहीं निकाल पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक नई मेथड को सीखने वाले हैं जो कि पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड होता है। तो पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड को यूज करके हम लोग काफी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिन्हें हम लोग अपने यूजुअल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ओके। तो ये पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड एक्चुअली होता क्या है? तो जो आइडिया इस मेथड का है वो ये है कि हम लोग सपोज कोई एक अननोन ले लेते हैं। सपोज इन हमारा y जो है एक अननोन वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। इस y की वैल्यू, सपोज हमें y का सोल्यूशन निकालना है, तो हम लोग इसे निकालने के लिए इसे हम लोग सीरीज फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो इसे हम लोग निकालने के लिए पावर सीरीज के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। पावर सीरीज का फॉर्म क्या होता है? हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस सो ऑन, ओके, टिल इंफिनिटी। सो इसका क्या मतलब है? ये हम लोगों ने यहाँ क्या किया, हम लोग यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं, कुछ कोएफिशिएंट्स लेकर रखे हुए हैं हमने a0 a1 a2 एंड सो ऑन। मगर हम लोग कर क्या रहे हैं? एडिशन हम लोग पावर ऑफ x का कर रहे हैं, डिफरेंट पावर्स ऑफ x जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से और वो बढ़ते ही चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के मेथड को यूज करके हम लोग अगर एक सोल्यूशन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का, तो उसको हम लोग कहते हैं पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड, ओके। तो इसे अगर हम लोग और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, ये हमारा सपोज n इक्वल्स 0 टिल इंफिनिटी an x टू द पावर n है, ठीक है। ये हम लोग n की डिफरेंट वैल्यूज 0 1 2 3 4 लिखते चले जाएंगे टू द पावर इंफिनिटी तक। तो उसको हम लोग इस फॉर्म में भी इजी तरीका से लिख सकते हैं। और फाइनली जब हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फाइनली हमें y का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत होगी? अब हम लोग ट्राई करेंगे इन सारे कोएफिशिएंट्स को निकालने के लिए। इन सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हम लोग फिर निकालने की कोशिश करते हैं और फाइनली इस पर डालने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो हमारा y होता है। तो इस मेथड को जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ये मेथड कहलाता है पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड, ओके। तो होता क्या है कि कभी कभी हमारे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिनमें हमारा एग्जाम्पल है जो कि है हमारा बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग आगे की क्लास में देखने जा रहे हैं लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर हम लोग अगर इन इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना चाहें अपने यूजुअल मेथड से, तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो उस केस में हमें ज़रूरत होती है इस सीरीज सोल्यूशन मेथड की, जो कि हमें इसका आंसर ज़रूर देने वाला है। तो यही हम लोग पावर सीरीज मेथड अब देखने जा रहे हैं, कैसे पावर सीरीज मेथड को यूज़ करके बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? सबसे पहले कि ये बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो जो बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n है उसका ये फॉर्म है, और वो फॉर्म क्या है? x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y इक्वल्स 0, जहां पर ये जो n है वो नॉन नेगेटिव रियल कांस्टेंट है, ठीक है।
एक्चुअली ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की nth ऑर्डर का है, ठीक है। ये n की वैल्यू तो जो भी हमें देकर रखी जाएगी वो n की वैल्यू रहेगी, तो ये n की वैल्यू जो कुछ भी रहेगी ये उस वैल्यू का ऑर्डर का बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो n है वो नॉन नेगेटिव रहेगा और ये रियल कांस्टेंट रहेगा। फाइन, तो जैसे हम लोगों ने अभी तक के स्टैंडर्ड फॉर्म्स को लाइक कॉशी, लेजेंड्रे को हमने याद करा हुआ है, उसी तरह से हमें इस बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी फॉर्म को हमें याद करने की जरूरत है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हमारा जॉब क्या है यहाँ पर, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए जो मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं वो है पावर सीरीज मेथड। फाइन, तो हम लोग अगर यहाँ पर फिर से लिख दें बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि होता है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ओके, माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स 0। अब अगर हम लोग देखें कि जो कोएफिशिएंट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का है वो क्या है, तो कोएफिशिएंट अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग सपोज पी नॉट एक्स लिखते हैं, सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट को सपोज हम लोग पी वन एक्स लिखते हैं, ओके। तो जो पी नॉट एक्स है वो मेरा एक्स स्क्वायर है, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स की वैल्यू जब हम लोग 0 डालेंगे, ओके, अगर हमारा एक्स 0 है उस केस में पी नॉट एक्स आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर मेरा इस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है अगर ये हमें 0 देता है एट वैल्यू 0, ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरा सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा एट एक्स इक्वल 0, ठीक है। मान लीजिए कि हमने एक्चुअली पढ़ा हुआ है राइट कि हमारा सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, यही जो आपका पी नॉट एक्स है, पी नॉट एक्स अगर आपका 0 नहीं देता तो वो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट होता, या तो वो सिंगुलर पॉइंट रहेगा या ऑर्डिनरी पॉइंट रहेगा। तो इस केस में हमारा जो वैल्यू है मतलब x की वैल्यू 0 डालने पर हमारा x जो है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट है। और अगर हम लोग रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट को अगर हम लोग को ध्यान में रखे हुए हैं फाइनाइट नेचर उसका, तो हम लोग समझेंगे कि x की वैल्यू 0 डालने पर x जो है वो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ओके। मगर हम लोग ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को हम लोग इसे क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग इस पावर सीरीज मेथड को जब यूज करने जा रहे हैं तो बेसिकली जो हम लोग आंसर निकालने वाले हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे हम लोग निकालने के लिए वो मेथड है हमारा फ्रोबेनियस मेथड, ओके। तो इस मेथड में एक्चुअली ये भी हमारा पावर सीरीज मेथड ही है लेकिन उसका जनरलाइज्ड फॉर्म है। सो फ्रोबेनियस मेथड को हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पावर सीरीज मेथड कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमने n देखा था, करेक्ट, ये जो n है यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फ्रोबेनियस मेथड में n हमारा जनरलाइज्ड होता है, मतलब ये हमारा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। तो इस केस में हमारा n जो है वो हमने यहाँ पर कहा था कि n जो है वो रियल कांस्टेंट है, मतलब n की वैल्यू फ्रैक्शन हो सकती है। और हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हमारे इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में n जो है वो नॉन नेगेटिव है, ओके। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग ने कहा था कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग नॉर्मल यूजुअल मेथड से, जो कि हमने अब तक पढ़कर रखा है, नहीं सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसे सॉल्व करने जा रहे हैं सीरीज सोल्यूशन मेथड से, फ्रोबेनियस मेथड से। तो उस मेथड का हमारा फर्स्ट टर्म ये होता है, मतलब हमें जो स्टार्ट करना है वो इस स्टेप से स्टार्ट करना है जहां पर y है, यही y हमारा बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है, ओके। तो ये y है हमारा समेशन ऑफ ए आर एक्स टू द पावर k प्लस आर, जहां पर r जो है 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ये पावर है x की पावर k प्लस आर, k भी हमारा कांस्टेंट है, जो हमारा r है वो
r की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक इस सीरीज को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो r की वैल्यू 0 डालें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, टिल इंफिनिटी डालें, तो वो जो हमारा फाइनल जो एक्सपैंडेड फॉर्म रहेगा, तो वो ही हमारा क्या है, बेसिकली x की पावर को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, पावर को इंक्रीज करते जा रहे हैं और ऐड करते जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड। ओके, जब हमने y की वैल्यू यहाँ पर, y को हमने जब यहाँ लिख दिया है, हमारा नेक्स्ट जॉब बनता है dy by dx निकालना, फिर हमें d2y by dx स्क्वायर भी निकालना होता है। लेकिन हम लोग dy by dx और d2y by dx स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ आप ध्यान दें तो यहाँ लिखा हुआ है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे y की समेशन वैल्यू मुझे जाननी है, उसके लिए मुझे dy by dx भी जानना है, उसके लिए मुझे d2y by dx स्क्वायर भी जानना है। y तो हमने लिख दिया कि हमने एज्यूम किया है कि मेरा y जो है इतना है। अब हमें dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालना भी हमें कुछ खास काम नहीं करना, सिंपली हम लोग इसे एज इट इज कॉपी कर दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सिग्मा r इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ar है, ये ar ये तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो हमने सिंपली कॉपी कर दिया। x टू द पावर k प्लस r है, ये तो हमें सभी को पता है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। x टू द पावर k प्लस r है, इसे हम लोग क्या लिख रहे हैं, k प्लस r इंटू एक्स टू द पावर k प्लस r माइनस 1। ओके, तो यहाँ हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। जब हम लोग d2y बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब क्या करना है, इस dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये कंप्लीट टर्म तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। ये कंप्लीट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x मेरा कांस्टेंट है, तो हम लोग इसे एज इट इज यहाँ पर रहने दिए। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, k प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर k प्लस आर माइनस 1 जो कि हमें देगा k प्लस आर माइनस 2। फाइन, तो हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लिया। अब हमारा क्या काम है, हमें इन सभी वैल्यूज को y, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को इस इक्वेशन में हमें पुट करना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो टर्म है मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म है, इसके साथ इन लोगों ने एक्स स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई किया है। अगर इसमें हम इंटू एक्स स्क्वायर भी कर दें, मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू दिस मच प्लस 2 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, और फाइनली ये x टू द पावर k प्लस आर देगा, और बाकी सभी एज इट इज रहेगा। तो वही काम हमने यहाँ किया है। सिमिलरली हमें dy बाई डी एक्स, जो कि यहाँ पर मेरा है, dy बाई डी एक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू x कर रहे हैं, मतलब x को यहाँ पर 1 को प्लस कर देंगे, तो ये सब चीज प्रीवियस सेम रहेगा, x टू द पावर k प्लस आर बन जाएगा। प्लस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एन स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, वाई हमारा इतना है, इंटू एक्स स्क्वायर कर देना है, मतलब एक्स टू द पावर k प्लस आर प्लस 2 और माइनस एन स्क्वायर वाई। तो ये तो एज इट इज हमने y को लिख दिया, क्योंकि एन स्क्वायर तो हमारा हमने बाहर निकाल दिया है। फाइन, और इतना जो है आपको राइट हैंड साइड में 0 दे रहा है। ओके, अब हमने क्या किया है, ये हमने उसी स्टेप को लिखा हुआ है। अब हमारा क्या काम है कि हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। तो इस कंप्लीट सीरीज सोल्यूशन को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, तो आप ध्यान दें कि फर्स्ट टर्म में x की पावर k प्लस आर है, यहाँ भी x की पावर k प्लस आर है, और इवन फोर्थ टर्म में भी x की पावर k प्लस आर है। तो इन x टू द पावर k प्लस आर को अगर हम लोग कॉमन निकाल लें, ओके, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर x की पावर k प्लस आर वाले सभी तीनों टर्म्स को अगर हम लोग एक साथ लिख लें, तो हमें क्या करने की जरूरत होगी, हम लोग सभी में सिग्मा है, करेक्ट, तो हम लोग सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी ए आर इवन सभी में है। फाइन, इन सभी चीजों को हमने क्या किया है, एक साथ लिख दिया है, ओके, यहाँ पर, और x टू द पावर k प्लस आर को हमने सभी को साथ लिख दिया, तो बचे हुए टर्म्स को, बचे हुए पोर्शंस को हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस ये k प्लस आर हो गया माइनस एन स्क्वायर हो गया, और ये हम लोग अलग से रहने दे रहे हैं क्योंकि x की पावर डिफरेंट है, तो प्लस ये वाली टर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं, हम लोग इसे बस सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमने इस पहले वाले, यहाँ पर 3 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से k प्लस आर को कॉमन ले लिए, और ये कंप्लीट टर्म प्लस
1, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया है, कंप्लीट टर्म प्लस 1 हमने एक साथ लिख लिया और माइनस एन स्क्वायर सेपरेटली रहने दिया। तो ये आप ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 + 1 कट गया, तो ये आपका क्या हुआ, k + r इंटू k + r माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या किया, k + r होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज रहने दिया है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म हमारा आ गया क्योंकि हमारे फर्दर एनालिसिस इस पर बेस्ड होने वाले हैं। अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या काम है। अगर आप ध्यान दें तो जो भी आपने सीरीज सोल्यूशन शुरू किया निकालने इक्वेशन नंबर 2 से, फाइनली आप इस टर्म पर आकर के यहाँ पर फाइनली हम इस टर्म पर आए हैं। अगर इन सभी का सोल्यूशन हम देख रहे हैं तो ये हमारा 0 दे रहा है। कंप्लीट समेशन प्लस ये कंप्लीट समेशन हमें राइट हैंड साइड 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हम x की पावर, जो कि जो मिनिमम पावर रहेगी, मिनिमम पावर x की क्या हो सकती है यहाँ पर, अगर हम r की वैल्यू 0 पुट करें, ठीक है ना, r की पावर 0 पुट करें तो x की मिनिमम पावर क्या है, x⁴ k है। और अगर यहाँ हम लोग x की मिनिमम पावर खोजें तो r की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ x की मिनिमम पावर x⁴ k + 2 रहेगी। ओके, और यहाँ पर मिनिमम पावर x⁴ k रहेगी। तो हमारा काम क्या है कि इस कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग x की मिनिमम पावर के कोएफिशिएंट को हम लोग 0 से इक्वेट करने वाले हैं और ऐसा हम लोग कीप ऑन डूइंग, हम लोग इसे करते चले जाएंगे। क्यों करते चले जाएंगे कि आप देख रहे हैं कि फाइनली आपका ये सभी टर्म्स का समेशन आपको 0 दे रहा है। तो यहाँ पर सपोज अगर हम माने कि मेरा फर्स्ट टर्म 0 है, फिर सेकेंड टर्म 0 है, फिर थर्ड टर्म 0 है और कंप्लीटली सभी 0 होकर के राइट हैंड साइड 0 देने वाला है। तो अगर मेरा फर्स्ट टर्म 0 है तो वो 0 कैसे होगा, वो 0 आप k को 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि k तो कुछ कांस्टेंट गिवन है। n को 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि n जो है वो तो आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपको गिवन है, देकर रखा हुआ है। आप r की वैल्यू को 0 1 2 3 4 करते चले जाएंगे तो आप सिर्फ जो कोएफिशिएंट है उसे 0 अगर आप डाल दें तो उससे क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा और उस तरह से करने के बाद हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू निकल जाएगी। यही मेथड है जो कि फ्रोबेनियस मेथड का स्टेप्स कहलाता है। तो हमें a0 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हम लोग r की वैल्यू 1 रखेंगे और तब हम लोग उसके कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करेंगे और तब हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी और ऐसा हम लोग r की वैल्यू 2 3 4 ऐसा करते चले जाएंगे। और उसे हम लोग को 0 से इक्वेट करने की वजह ये है कि सभी का जो सोल्यूशन है अल्टीमेटली वो हमें 0 दे रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग लोएस्ट डिग्री टर्म x की इसमें से खोजने वाले हैं, वो क्या है। तो हम देखेंगे कि अगर हमने r की वैल्यू 0 को रखा है तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा r की वैल्यू 0 रखने पर a0 x⁴ k और ये मेरा k² माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म मैंने लिखा है। अगर हम सेकेंड टर्म भी लिखने जाएं इससे, ये क्या हो जाएगा, a0 x⁴ k + 2। ओके, मगर हमारा जॉब क्या है, हमें स्टार्ट करना है x की मिनिमम वैल्यू के कोएफिशिएंट को 0 रख करके, फिर हम लोग उसे x की वैल्यू k + 1 को कोएफिशिएंट को 0 रखेंगे, फिर x की वैल्यू k + 2 के कोएफिशिएंट को 0 रखेंगे एंड सो ऑन। तो जब हम लोग x की वैल्यू, जब हम लोग r की वैल्यू 0 रख रहे हैं उस टर्म में हमें इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको x की पावर k को नहीं दे रहा है, ठीक है ना, ये आपको स्टार्ट ही कर रहा है x की पावर k + 2 से। तो जब आपको फर्स्ट टर्म के लिए x⁴ k निकालने की जरूरत है उसमें इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसे ही कंसिडर करने वाले हैं और इसे हम लोग 0 इक्वेट करने वाले हैं। तो 0 क्या से इक्वेट कर सकते हैं, या तो आपका k² माइनस n स्क्वायर 0 देगा या आपका a0 0 देगा, ठीक है ना। या तो ये मतलब इनमें से अगर हम 0 डालें, या तो आपका a0 0 देगा, या तो a0 0 देगा या k² माइनस n स्क्वायर 0 देगा। तो हम लोग एक्चुअली ऐसा सेट कर रहे हैं कि हमने कहा कि a0 को हम लोग 0 नहीं मानेंगे, हमने इसे कोई भी अदर देन 0 वैल्यू देकर a0 को रखा हुआ है। तो उस केस में हमने माना है कि k की वैल्यू जो है वो +- n हो जाएगी, क्योंकि
के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये टर्म आपका 0 दे रहा है। ये टर्म 0 देने का मतलब के की वैल्यू जो है वो 2 वैल्यू आ रही है प्लस माइनस एन के, ठीक है। तो इस तरह से हमें के की वैल्यू मिल गई जो कि प्लस माइनस एन है, और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू आ रहा है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि हम लोग के की जगह पर हम लोग प्लस माइनस एन को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं फर्दर। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमें पता लगाना है कि मेरा a1 क्या है, हमारा a1 टर्म क्या है। उसके लिए हम लोग इंडिपेंडेंटली हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर k प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे। अभी हमने x टू द पावर k के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट किया था, अब हम लोग x टू द पावर k प्लस 1 के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करने जा रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे, हमने r की वैल्यू को 1 रख देना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1 x टू द पावर k प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और फिर अगर हम सेकेंड टर्म को भी देखें तो ये आपका हो जाएगा a1 x टू द पावर k प्लस r की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो k प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा जॉब क्या है, x टू द पावर k प्लस 1 के कोएफिशिएंट को 0 डालना। मतलब अभी भी हम लोग इस टर्म का कोई इफेक्ट हमारे अभी के टर्म में नहीं आने वाला है, तो हम लोग सिंपली इसके कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट इक्वेट मतलब हम लोग a1 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इसे हम लोग इक्वेट करने वाले हैं 0 से, ठीक है। तो वही अब हमें क्या करना है कि ये बताता है कि आपका a1 0 है। क्यों a1 0 है, क्योंकि हम लोग अगर k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को 0 माने, मतलब k प्लस 1 होल स्क्वायर एन स्क्वायर है, मतलब k प्लस 1 प्लस माइनस एन है, जो कि ये तो हमने माना था कि k मेरा प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस एन है, करेक्ट ना। हमने प्रीवियस टर्म में क्या कहा था कि k को हमने एक्सेप्ट किया है प्लस माइनस एन के, तो k प्लस 1 प्लस माइनस एन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वजह से अगर ये टर्म मेरा 0 दे रहा है तो वो a1 की वजह से 0 दे रहा है, मतलब a1 मेरा 0 है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया कि मेरा a1 क्या है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिमिलरली हम लोग x की पावर k प्लस 2 निकालने वाले हैं, x की पावर k प्लस 3 निकालने वाले हैं, एंड सो ऑन। तो हमने अगर x की पावर k प्लस 2 या उससे बड़ी को निकालना है तो इस केस में मेरे ये दोनों टर्म्स का इफेक्ट आने वाला है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग r की वैल्यू को 0 डाल दें, ठीक है, तो ये आपका पावर x की पावर k प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, x की पावर k प्लस 2 हो जाएगा, मतलब कि ये आपका इफेक्ट देने वाला है x की पावर k प्लस 2 के लिए। तो उस केस में हम लोग इक्वेट क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कहने वाले हैं जब r की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है तो हम लोग इक्वेट करने वाले हैं जनरल फॉर्म, जो कि है आपका x टू द पावर k प्लस r के, उसे हम लोग 0 से उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करने वाले हैं। तो आप ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर इस टर्म को 0 लिखा है। तो पहला तो ठीक है, हमने जब r को r माना तो हमारा ये टर्म आया। सेकेंड में हम लोग r माइनस 2 क्यों लिख रहे हैं, तो अगर आप ध्यान दें कि हमने क्या कहा है, हम लोग इक्वेट क्या कर रहे हैं, हम लोग इक्वेट कर रहे हैं x की पावर k प्लस r के, और मेरा जो ये टर्म है x टू द पावर k प्लस r प्लस 2 के। अगर मैं यहाँ लिखूं, ये टर्म है मेरा x टू द पावर k प्लस r प्लस 2 के। मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेट करना है x की पावर k प्लस r के। ये कैसे पॉसिबल होगा, जब मैं r की वैल्यू को 0 ले लूंगी तब ये x टू द पावर k प्लस 2 देगा। r की वैल्यू मैंने 0 कब लिया है, जब मैं इक्वेट कर रही हूँ r की वैल्यू 2 से, ठीक है ना। जब मैं इक्वेट कर रही हूँ r की वैल्यू 2 से, उस केस में मैंने यहाँ पर r को 0 लिया है। सिमिलरली जब फर्स्ट टर्म में मैं r की वैल्यू 3 देने वाली हूँ तो उस केस में यहाँ पर मैं r की वैल्यू 1 लिखूंगी, तब ना k प्लस 3 देगा आपको। तो उस केस में आपका ये x टू द पावर k प्लस 3 देने के लिए आप r को 1 लिख रहे हैं। मतलब आप ध्यान दें तो हमेशा r की वैल्यू को r माइनस 2 इस टर्म में आप रख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ar निकाल रहे हैं तो यहाँ आप ar माइनस 2 निकाल रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग कौन से कोएफिशिएंट को 0 मान रहे हैं, जो आपका ar माइनस 2 है, ठीक है। तो ये मेरा जनरल टर्म बन गया x टू द पावर k प्लस r के।
अगर आप इसे फर्दर समझना चाहें तो आप यहाँ पर r की वैल्यू को 2 माने, 3 माने, 4 माने और फिर चेक करें, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा ये जनरल टर्म आ गया। मतलब आपका ए आर क्या आया, आपने अभी तक से ए नॉट निकाल लिया, ए वन निकाल लिया एंड सो ऑन। अब आप ए आर निकाल रहे हैं, ए आर आ गया आपका माइनस ए आर माइनस 2 डिवाइडेड बाई के प्लस आर होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जब मेरा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जब मेरा आर 0 था तो ये टर्म की जरूरत नहीं थी, जब मेरा आर 1 था इस टर्म की जरूरत नहीं थी, जब मेरा आर 2 या 2 से ज्यादा है तब इस टर्म का भी इफेक्ट होने वाला है। लेकिन वो हम लोग आर इस टर्म के लिए पर्टिकुलरली आर को आर माइनस 2 पुट करेंगे इसके इक्वेट करने के लिए। एक्स टू द पावर वैल्यू के प्लस आर को रखने के लिए इस कोएफिशिएंट को आर माइनस 2 करना होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, अब हमें क्या करना है कि आपने यहाँ देखा कि ये सारे टर्म्स राइट, आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 हम डालने वाले हैं, इन हमारा नोन है जो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, के की वैल्यू हमें जाननी है और हमने पहले ही कहा था कि हमने एक्सेप्ट किया है के की वैल्यू प्लस माइनस एन के। मतलब हम लोग जब ए आर निकालेंगे A3 A4 A5 आई मीन A2 A3 A4 A5, हम लोग के की वैल्यू एक बार एन डालेंगे और फिर के की वैल्यू एक बार माइनस एन डालेंगे। जब हमने के को प्लस 1 से सब्स्टिट्यूट किया है तो आपने क्या किया, सिंपली के की जगह एन लिख दिया है। ठीक है, अगर हमने k की जगह n लिखा तो ये क्या हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर कट गया, ये हो गया 2nr प्लस आर स्क्वायर। सिंपली हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब क्या है आपका, हमारा काम क्या है, ए आर की वैल्यू निकालना व्हेन आर 2 3 4 5 कुछ भी है। तो ए नॉट हमने निकाला, ए1 निकाला, अब हम ए2 निकालने जा रहे हैं। ए2 क्या होगा आपका, ए2 मतलब आर की वैल्यू जब आपने 2 डाली तो आर की वैल्यू 2 डालने पर ए ये आपका माइनस A0 आएगा और ये 2 जब आपने डाला तो 4n प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4, और इसे हमने कुछ भी नहीं, सिंपली 4 को कॉमन लिया, n प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, A2 को हमने ए नॉट के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। A3 क्या है आपका, जब r की वैल्यू 3 हमने रखा तो r की वैल्यू 3 डालने पर माइनस A1। ठीक है, ये जब 3 आया तो 6n प्लस 3 स्क्वायर 9 देगा, तो 6n प्लस 9 आया। क्या कर रहे हैं कि ये हमारा 0 देने वाला है। क्यों 0 देने वाला है, क्योंकि A1 तो हमारा 0 है, करेक्ट। जब मेरा A1 0 है तो A3 भी 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप जब A5 निकालेंगे तो ये क्या होगा, माइनस A5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो A3 भी तो आपका 0 है, मतलब A5 भी 0 देगा, सो ऑन। मतलब A5 A7 A9 सभी आपके 0 देंगे और जो आपका वैल्यूज आने वाला है वो इवन टर्म्स के आने वाले हैं। आपका A2 आपने निकाला, A4 क्या होगा, A4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R की वैल्यू को 4 पुट करेंगे इस जनरल फॉर्म में। जब R मेरा 4 है, जब R मेरा 4 है तो यहाँ क्या हो गया, 4 माइनस 2 2 माइनस A2, करेक्ट ना, और डिवाइडेड बाई R को हमने 4 किया है, तो यहाँ देखें आप, R को हमने 4 किया है तो 4 2 8 मतलब 8n प्लस 16, 8n प्लस 16। ठीक है, तो 8 को हमने कॉमन लिया तो ये हो गया n प्लस 2, और हमने क्या किया है, A2 को हमने A नॉट के रेस्पेक्ट में लिखा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही क्योंकि हम लोग सबको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने चाह रहे हैं। तो A नॉट मेरा क्या है, माइनस A नॉट, A2 मेरा क्या है, माइनस A नॉट बाई 4n प्लस 1, मतलब A नॉट क्या है, माइनस A नॉट, तो A2 के बदले हम लोग माइनस A नॉट लिखे, माइनस माइनस प्लस A नॉट, और ये 4 और 8 आपका 32 दे देगा मल्टीप्लाई करके, और n माइनस 1 यहाँ से आया, n प्लस 1 यहाँ से आया, n प्लस 2 यहाँ से आया एंड सो ऑन। तो हमें A4 भी मिल गया। और इस तरह से हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है जो हमारा बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आंसर निकालना, करेक्ट ना। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने जो मेथड अप्लाई किया, जो हमने सोचा हम लोग सीरीज सॉल्यूशन मेथड को अप्लाई करने वाले हैं, पावर सीरीज सॉल्यूशन मेथड को, यही वो पावर सीरीज सॉल्यूशन मेथड था। तो अब हम लोग इस आंसर की ओर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज इंडिपेंडेंटली सबकी वैल्यूज हमें एक क्लियर पिक्चर मिल गया है। मतलब हम जब r की वैल्यू 0 डालेंगे तो A नॉट मिलेगा, ये आपका A नॉट मिलेगा। अब अगर मैं इसे लिखूं यहाँ, A नॉट x टू द पावर k मिलेगा क्योंकि 0 है, प्लस अगर r की वैल्यू 1 डालेंगे तो A1
x टू द पावर k प्लस 1 मिलेगा एंड सो ऑन। मतलब x टू द पावर k हर टर्म में है, तो x टू द पावर k को हम लोग अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में कॉमन बाहर निकाल लें तो हमारे इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रहेगा, a नॉट प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन रहेगा, ठीक है, टिल इन्फिनिटी, क्योंकि ये मेरा टिल इन्फिनिटी है r की वैल्यू। फाइन, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग मानने वाले हैं कि जो k की वैल्यू है, k को हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं पहले प्लस n से और फिर हम लोग करेंगे माइनस n से। तो फाइनल मेरा जॉब है y निकालना। हम लोग काफी नियर है आंसर के, y निकालना है, मतलब अब हमें एक सब सोल्यूशन निकालना है, मतलब हमें k की वैल्यू प्लस n दी है तो हमें y1 निकालना है। फिर हम लोग जब k की वैल्यू माइनस n देंगे हम लोग y2 निकालेंगे और y1 और y2 जब निकल जाएगा तो फाइनल y क्या आ जाएगा आपका, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 आप डाल देंगे और आपका y आ जाएगा, ठीक है। तो आपका y1 क्या है, आपने k को n डाल दिया, k को n डाला और ये आपका a नॉट को एज इट इज आपने लिख दिया, मतलब x टू द पावर n और ब्रैकेट के अंदर a नॉट एज इट इज है। ये टर्म तो आपका जीरो है, करेक्ट ना, a1 आपका जीरो है और ये टर्म क्या है आपका, ये टर्म आपका था माइनस a नॉट बाई 4n प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया। ये टर्म तो आपका जीरो है, क्यों, क्योंकि a3 आपका जीरो है और ये टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि a4 a नॉट के टर्म में हमने लिखा है और तब x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और आप देखेंगे तो ये आपका ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है। तो आपने y1 को निकाला, इस y1 को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो हम लोग a नॉट जो सब में कॉमन है, a नॉट को भी बाहर हमने निकाल दिया, बस और कुछ भी नहीं किया है। 1 माइनस ये a नॉट बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 है, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर n प्लस 1 है। यहाँ पर x टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 5 है, ठीक है, x टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 5 है, n प्लस 1 n प्लस 2 एंड सो ऑन है। ये मेरा n1 है, ये मेरा y1 है। सिमिलरली अगर मैं k की वैल्यू माइनस n डाल दूंगी तो मेरा y2 भी आ जाएगा और वो y2 कैसे आएगा, y2 जो आएगा आप n को माइनस n से सिंपली रिप्लेस कर दें, ठीक है। यहाँ पर n के बदले आप माइनस n अगर लिख देते हैं तो ये आपका y2 बन जाएगा और आपने y2 भी निकाल लिया, ठीक है। तो फाइनल y क्या है आपका, फाइनल y जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 है, मतलब a y1 प्लस b y2 है। a और b क्या है आपके, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यही तो y मुझे निकालना है और हम लोग अब इसे निकालने के लिए क्या करने वाले हैं कि जब हम लोग ध्यान दें हमारे y1 को, ठीक है, जब हम लोग ध्यान दें हमारे y1 को, यहाँ पर रेफरेंस के लिए y1 लिखा हुआ है a नॉट x टू द पावर n और अंदर में ये सारे टर्म्स हैं। ये जो a नॉट की वैल्यू है, ठीक है, ये a नॉट की वैल्यू अगर हम लोगों ने चूज किया है 1 बाई 2 टू द पावर n गामा n प्लस 1 रखने के लिए, ओके, ये वैल्यू हमने रखा अगर 1 बाई 2 टू द पावर n गामा n प्लस 1, तो ये आपके y1 को स्टैंडर्डाइज कर देगा, आपके y1 सोल्यूशन को जो हम लोग देखने वाले हैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा पर्टिकुलर इस वैल्यू को रखने पर। तो ये वैल्यू हमें याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने a नॉट के बदले में हमें इस वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया 1 बाई 2 टू द पावर n गामा n प्लस 1 और ये मेरा x टू द पावर n तो कॉमन था ही, बाहर में हमारा x टू द पावर n है और अंदर में हम लोग एज इट इज, इसको कुछ भी नहीं हमने किया है, एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप ध्यान दें तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर है, ये क्या है आपका x बाई 2 होल स्क्वायर। क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, इस वजह से ये आपका हो गया x बाई 2 टू द पावर 4, तो एक 2 बाहर रहेगा जो कि यहाँ पर है और x बाई 2 टू द पावर 4 है एंड सो ऑन, ठीक है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग गामा n प्लस 1 को इन सारे टर्म्स के अंदर में डालने वाले हैं। ऐसा क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी गामा टर्म की पता है जो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखने जा रहे हैं। अभी हमने क्या किया, सिर्फ इस टर्म को गामा n प्लस 1 को सभी के अंदर में हमने डाल दिया और अदरवाइज x बाई 2 टू द पावर n हमारा कॉमन है, ठीक है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, हमें मालूम है कि गामा n जो होता है n माइनस 1
गामा n माइनस वन होता है, मतलब उसका एक प्रीवियस जो है, इनका प्रीवियस n माइनस वन है, n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन आपको गामा n देगा। तो वही चीज अगर हम यहाँ डाल दें, अगर मैं निकालना चाहूँ गामा n प्लस टू के, तो इसका प्रीवियस क्या है आपका n प्लस वन है, तो गामा n प्लस टू होगा n प्लस वन गामा n प्लस वन के। सिमिलरली गामा n प्लस थ्री क्या होगा, इसका प्रीवियस क्या है आपका n प्लस टू है, तो n प्लस टू गामा n प्लस टू के। गामा n प्लस टू क्या है आपका, गामा n प्लस टू है n प्लस वन, गामा n प्लस वन है, मतलब हम सभी को गामा n प्लस वन के ही फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या किया, सिंस ये तो वही टर्म है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, हमने सबके अंदर में गामा n प्लस वन को यहाँ पर डालकर रखा हुआ है। तो उससे फायदा क्या हुआ कि x बाई टू टू दी पावर n वन बाई गामा n प्लस वन माइनस एक्स बाई टू टू दी पावर टू, ये जो टर्म है n प्लस वन गामा n प्लस वन आपको क्या दे रहा है, गामा n प्लस टू दे रहा है। सिमिलरली ये जो टर्म है n प्लस वन n प्लस टू गामा n प्लस वन आपको क्या दे रहा है, ये हमने अभी भी देखा था, ये गामा n प्लस थ्री दे रहा है। ठीक है, ये गामा n प्लस थ्री दे रहा है और ये टू एज इट इज हमने रहने दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये हम लोग सभी टर्म को, ये हमने देखा ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और रीअरेंजमेंट कर दें, मतलब माइनस वन टू द पावर जीरो फर्स्ट टर्म को लिख दें, वो पॉजिटिव टर्म है, सेकेंड टर्म को माइनस वन टू द पावर वन लिख दें प्लस साइन दे करके, तो ये आपका निगेटिव टर्म के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ऐसा हम लोग हर टर्म में कर रहे हैं। और नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल जीरो यहाँ लिखने जा रहे हैं, फैक्टोरियल वन यहाँ लिखने जा रहे हैं, फैक्टोरियल टू यहाँ लिखने जा रहे हैं। हमें मालूम है फैक्टोरियल जीरो वन देता है, फैक्टोरियल वन भी वन देता है, और ये जो टू है वो आपका फैक्टोरियल टू आप लिखने वाले हैं, क्योंकि फाइनली आप फैक्टोरियल के टर्म में इसका आंसर यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक रीअरेंजमेंट किया, सभी को एडिशन सीरीज के एडिशन में हमने डालने के लिए यहाँ पर किया, और नीचे में फैक्टोरियल अगर हम 0 1 2 3 करेंगे तो ये भी आपका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसी टर्म को वापस से लिखा है। फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप इसका समेशन के फॉर्म में लिखने वाले, कंप्लीट एक्सपैंडेड फॉर्म को समेशन के फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो वो क्या आपको देने वाला है, समेशन आर जीरो टिल इंफिनिटी, राइट, जीरो टिल इंफिनिटी। अगर मैं समेशन फॉर्म, देखिए जनरलाइज फॉर्म लाने के लिए क्या करना है, आप सिंपली फर्स्ट टर्म को कंसिडर करें। ओके, आप इस टर्म से क्या मैं जनरलाइज फॉर्म निकाल सकती हूँ, तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि ये मेरा आर स्टार्ट ही हो रहा है जीरो से, राइट, तो अगर मैं यहाँ पर जीरो के बदले आर लिख दूँ, ठीक है, जीरो के बदले मैंने यहाँ आर लिख दिया, यहाँ पर मैं देख रही हूँ n प्लस वन है, n प्लस टू है, n प्लस थ्री है, और r की वैल्यू जीरो है, तो अगर मैं यहाँ पर प्लस r लिख दूँ तो फर्स्ट टर्म में तो n प्लस वन ही रहेगा, सेकेंड टर्म में r को वन करने पर n प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने n प्लस r प्लस वन किया। ये जीरो फैक्टोरियल है, वन फैक्टोरियल है, टू फैक्टोरियल है, मतलब r फैक्टोरियल अगर मैंने लिख दिया। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ क्या है आपका x बाई टू टू दी पावर जीरो, x बाई टू टू दी पावर टू, x बाई टू टू दी पावर फोर, मतलब x बाई टू टू दी पावर टू इंटू आर अगर मैं कर दूं तो ये कंप्लीट टर्म तो जीरो हो जाएगा, x बाई टू टू दी पावर जीरो हो जाएगा, और ये सिंस इवन है इसलिए टू इंटू आर हमने किया है, और x बाई टू टू दी पावर n तो हमने बाहर रखा ही हुआ था। तो समेशन फॉर्म में अगर हम इसे इस टर्म में लिखें जनरलाइज फॉर्म, तो ये हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म में यही आंसर देने वाला है। ठीक है, तो अब फाइनली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने समेशन आर जीरो टिल इंफिनिटी किया है, और माइनस वन टू दी पावर आर, ठीक है, माइनस वन टू दी पावर आर को बाहर रहने दिया है, माइनस वन टू दी पावर आर, और फिर x बाई टू टू दी पावर n प्लस टू आर, ठीक है, क्योंकि x बाई टू को यहाँ भी हमने अंदर डाल दिया, और ये आपका n प्लस टू आर बन गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, डिवाइडेड बाई गामा n प्लस आर प्लस वन फैक्टोरियल आर। यही जो आपका फॉर्म आया इसे हम लोग कहते हैं बेसिल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, जिसे हम लोग jnx भी लिखते हैं, ये आपका स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, jnx क्या है आपका, यही फॉर्म जो आपका आया है ये आपका बेसिल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n है। और हमने इसे कैसे किया था, हमने k की वैल्यू को हमने n डाला था। ठीक है, अगर हम k की वैल्यू को माइनस n डालेंगे तो आपको j माइनस n x मिल जाएगा, और क्या रहेगा आपका,
यहाँ बस माइनस डालना है, यहाँ माइनस डालना है, आपका j माइनस एन एक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपका j माइनस एन एक्स आ गया, ठीक है ना। ये और ये आपने सिर्फ चेंजेस किए हैं। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन बेसल इक्वेशन का बना वो क्या बना, आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जे एन एक्स प्लस जे माइनस एन एक्स बना, जहाँ a और b आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यही आपका जनरल सोल्यूशन है बेसल इक्वेशन का, जो कि आपका a जे एन एक्स प्लस b जे माइनस एन एक्स है। और इस तरह से आपने बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है उसके बेसल फंक्शन के रेस्पेक्ट में। बेसल फंक्शन क्या है, आपका जे एन एक्स है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो आपने यहाँ पर किया क्या है, तो आपने सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या है, आपको याद रखना है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में तो आएगा बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को मे बी आप जेएनएक्स के फॉर्म में लिखें, उसे इसका सोल्यूशन निकालें, तो आपको ये फॉर्म पता रहना चाहिए। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है, जो कि आपका स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, सेकेंड स्टेप आपका क्या है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आपको लिखना है। सेकेंड इक्वेशन आपको लिखने का क्या मतलब है कि आपने क्या कहा कि जो भी आप बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो आप पावर सीरीज मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो पावर सीरीज मेथड के फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो ये आपका सेकेंड स्टेप आ गया, जो आपने पावर सीरीज इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। अब इसे लिखने के लिए आपको, आपका फोकस तो ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जब आपने y लिखा तो आपको dy बाई डी एक्स भी निकालना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है। जब आपने इन सभी चीजों को कर दिया तो फाइनली आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे आपको सीरीज फॉर्म में आपने लिख दिया। मतलब जो भी वैल्यूज आपने निकाली, राइट ना, उन सभी को आपने यहाँ पर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, हमने उन सभी चीजों को बस रीअरेंज किया है, ठीक है। उन सभी को रीअरेंज करके ये मेरा फाइनल एक स्टेप है, ये मेरा फाइनल टर्म ये जो आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर सारा हमारा एनालिसिस है। तो इसी पर आपका स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है। स्टेप नंबर 3 आपका क्या कह रहा है कि आपको, अगर आपने यहाँ करेक्ट यहाँ तक आप लेकर आ गए हैं, तो अब आपको सिंपली आपको जो कोएफिशिएंट्स हैं लोएस्ट डिग्री टर्म x के, मतलब x टू द पावर k के, x टू द पावर k क्यों रहेगा, क्योंकि r की वैल्यू आप 0 दे रहे हैं, नेगेटिव तो दे नहीं सकते हैं। आप उसके कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करें, फिर आप उसके बाद x टू द पावर k प्लस 1 के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करें। ऐसा करने पर आपको k की वैल्यू मिलेगी और उसके बाद आपको a1 मिलेगा 0, ठीक है। और फर्दर आप क्या करने वाले हैं, सिंस a0 आपको कुछ आइडिया मिला, a1 का आइडिया मिला, आप a2 a3 a4 ar निकालना चाहेंगे। तो ये आपका ar है, ठीक है। ये ar निकालने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, इसे ध्यान देना है कि ये मेरा ar-2 है, ये भी रोल करने वाला है, और फाइनली आपने ar निकाल दिया। तो ये आपका स्टेप 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और स्टेप 4 में आप क्या कर रहे हैं, आप r की सभी वैल्यूज 2 3 4 को आप डालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें सभी कोएफिशिएंट्स हम लोग जानना चाहते हैं कि सारे कोएफिशिएंट्स हमारे क्या हैं। तो हमें कुछ आइडिया मिलने लगा सारे कोएफिशिएंट्स का। और इन कोएफिशिएंट्स को हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जॉब है इस सीरीज सोल्यूशन को सिंप्लीफाई करने का, मतलब इसके एक्सपैंडेड फॉर्म को सिंप्लीफाई करने का। अब इस एक्सपैंडेड फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं, तो वही हमारे स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया है, सारे एक्सपैंडेड फॉर्म को हम लोग उनकी वैल्यूज को डाल करके लिखना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। और फाइनली आपने क्या किया, आपने a0 की वैल्यू को, जो ये वैल्यू भी आपको याद करनी होगी, आपने इस पर्टिकुलर इस वैल्यू को डाल करके अब आपको यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जो कि आपको गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी लगा करके डाल देना है। और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका y1 रहेगा। y1 कब रहेगा, जब आपने k को प्लस n डाला हुआ है, और आपका y2 कब रहेगा, आपने k को माइनस n डाला है। और ऐसा जब इतना हम लोग कर लेते हैं तो फाइनली हमें jnx मिल जाता है और j माइनस nx मिल जाता है। तो ये jnx आपका बेसल फंक्शन कहलाया, और जो आपका जनरल सोल्यूशन है बेसल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।